है आपके लिए। यार तेरे गम बहुत है यार, मैं क्या करूं यार, हमारे पास गमों का इलाज नहीं है। रशीदा से पूछे, रशीदा को अपना नहीं पता आजकल। वॉल्यूम 3। जिसने वॉल्यूम 3 बोला ना, साथ वाला, उसको कहे यार लगा ले मेरे से शुगल, तू हंस ले हमारे पे। अच्छा, कंसाइनमेंट अरेंजमेंट्स निकालें। कौन सा पेज है? 400। पॉज करो यार, ये तो ऐसे ढूंढने में टाइम लग रहा है। तो लफ्ज़ है कंसाइनर, होना चाहिए भेजने वाला, ठीक है, कंसाइनर भी लफ्ज़ है। चलो भाई, कंसाइनर जब कंसाइनी को चीज़ें बेचे तो आमतौर पे ये मैन्युफैक्चरर होता है और ये डीलर होता है। अच्छा, अगर मैन्युफैक्चरर डीलर को चीज़ें भेजे मादरत, अगर मैन्युफैक्चरर डीलर को चीज़ें भेजे तो मैन्युफैक्चरर कब सेल बुक करे? जब डीलर उसको बेचे या जब मैन्युफैक्चरर डीलर को भेजे? नहीं, उसको तो नहीं होना, डीलर ने तो आगे कस्टमर को बेचनी है। तो आमतौर पे होता यह है कि होंडा एटलस कार गाड़ियां रखवा देते हैं डीलर के पास। डीलर जैसे जैसे गाड़ी बिकती जाती है डायरेक्ट कस्टमर को कहते हैं कि मैन्युफैक्चरर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो। तो इसलिए गाड़ियां भेजने पे मैन्युफैक्चरर रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करता, बल्कि जब डीलर उसको आगे बेचता है तब रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है। कंसाइनमेंट सेल, Honda delivers a product to dealer for sale to end consumer. The Honda shall record revenue upon delivery of product to customer by dealer. तो इसका मतलब है होंडा जब भेजेगा चीज़ें डीलर को, फिर सेल बुक नहीं करेगा, बल्कि डीलर जब आगे सरासे को भेजेगा फिर सेल बुक करेगा। Following transactions took place at Pervez Limited on 31 मार्च। पीएल्स कार मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन, यानी पीएल गाड़ियां बना रहा है और भी चीज़ें बना रहा होगा, लेकिन उसामा पीएल के कार मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन ने ना कंसाइन की हैं मुख्तलिफ गाड़ियां टू इंडिपेंडेंट डीलर्स फॉर सेल टू। इस भाई इधर देखो, होंडा मैंने वो उधर बात नहीं की थी, लेट आने वालों, इधर 1 मिनट बात नहीं की थी कि फाइनल अकाउंट में बात की थी इसके ऊपर कि डीलर होंडा को पैसे देगा, होंडा इसकी एंट्री करेगा कैश डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, पेएबल, क्रेडिट। तो ये वाली एग्जांपल तो वहां की हुई ऑलमोस्ट, लेकिन अभी कॉन्टेक्स्ट कुछ हो रहा है। तो होंडा जब डीलर को गाड़ियां रखवाए तब सेल रिकॉर्ड करे, या जब डीलर आगे बेचे तब होंडा सेल रिकॉर्ड करे? डीलर आगे बेचे। पीएल्स कार मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन कंसाइंड सेवरल व्हीकल्स टू डीलर्स फॉर सेल टू, तीनों पार्टी समझ आ गई? पीएल्स कार मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन कंसाइंड व्हीकल्स टू डीलर्स फॉर सेल टू, द सेल प्राइस टू डीलर इज द पीएल्स,
डीलर कितने पे बेचेगा? जो पीएल ने लिस्ट प्राइस चीज की बताई होगी एट द डेट ऑफ सेल टू थर्ड पार्टी। इफ अ व्हीकल इज अनसोल्ड आफ्टर 6 मंथ्स, अगर 6 महीने में व्हीकल ना बिकी तो मसला है अब कि क्या होंडा को वापस आएगी या फिर समझा जाएगा डीलर जाने उसका काम। ये पढ़ लें जरा। द डीलर हैज अ राइट टू रिटर्न द व्हीकल टू पीएल विद इन, उसके पास सिर्फ एक राइट है कि अगले 15 दिन में उसको वापस कर दे, और अगर वापस ना की तो फिर अब होंडा वापस नहीं लेगा, फिर डीलर तुम जानो और आगे कस्टमर जाने। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ कार बिटवीन परवेज एंड डीलर, परवेज और डीलर, कस्टमर की बात नहीं हो रही, परवेज एंड डीलर, कंटेनिंग द कंफर्मेशन ऑफ स्टेटस राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, पेमेंट टर्म, कमर्शियल सब्सटेंस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइस। ये वो रेवेन्यू की 5 शराइत इसने लिखी हैं। Yes, if a good question is there and it's containing 8 to 9 marks, you can write down these words as well. ये 5 words याद करें, rights and obligations, payment terms, commercial substance and probability of collection। एक और लफ्ज़ भी था वो शुरू में, parties have approved the contract। अच्छा, there is only one performance obligation, the transfer of cars to dealer। As per the contract, the transaction price would be the list price on the date of sale during the 6 month। 6 मंथ के असल में ये मैन्युफैक्चरर्स पता करते हैं क्या, कई दफ़ा गाड़ी की प्राइस बदल देते हैं, तो रखवा देते हैं डीलर के पास, लेकिन जनवरी की प्राइस अखबार में बताते हैं कि 30 लाख है, फिर फरवरी में कहते हैं नहीं, हम हमारी गाड़ी 32 लाख की हो गई है। तो प्राइस ये बदलते रहते हैं, लेकिन रखवा दी हुई है 6 महीनों के लिए डीलर्स के पास। The transaction price would be the list price on the date of sale during 6 month. Thereafter, agarche not specifically mentioned, after the lapse of 15 days, the list price applicable on 16th day would be the transaction price of, ये दो बातें लिखी हैं उसने, अनसोल्ड कार नॉट रिटर्न। तो होंडा दो किस्म की सेल बुक कर सकता है। 6 महीने में अगर डीलर ने गाड़ी बेच दी तो भी होंडा सेल बुक कर ले, और अगर 6 महीने 15 दिन के अंदर कोई गाड़ी वापस नहीं आई और पड़ी रही, चाहे ना बिके, तो भी सेल बुक कर ले। Since there is only one wada, the question of allocation of transaction price does not arise। Step 5। ये मेरा ईयर एंड है। On 31 मार्च, कार मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन कंसाइंड सेवरल व्हीकल्स टू डीलर्स। भेजी साल के आखिरी दिन है, और उस दिन भी वो कोई गाड़ी नहीं बेच सका। 31 मार्च को कोई कस्टमर नहीं आया, तो इसलिए सेल तो इनकी जीरो है। PL will record revenue upon satisfaction of performance obligation। Performance obligation here is satisfied once the dealer has sold any cars to during 6 months from April to April, May, June, July, August, September। वो तो अगला साल है। अगर अगले साल में कोई गाड़ी बेच दी तब सेल रिकॉर्ड होगी। कान में बता दें कब सेल रिकॉर्ड करनी है, बाकी हम फिर इधर देखते हैं। अगर अगले साल में कोई गाड़ी बेच दी तब सेल रिकॉर्ड होगी, लिखें फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर। लेकिन कोई ऑप्शन है कि 16 सितंबर को भी सेल रिकॉर्ड हो सकती है। वो कौन सी गाड़ी है, उनका नाम बताएं कोई अच्छा सा। नहीं, अनसोल्ड तो नहीं, पूरा नाम बताएं। अनसोल्ड नॉट रिटर्न। अगर 100 गाड़ियां बेची और 80 6 महीने में बिक गई तो उनकी तो सेल बुक कर लें। जो 20 पड़ी रह गई उनमें से 2 वापस कर दी 15 दिनों में, 18 नहीं वापस की, तो अब 18 की सेल बुक करें 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को, सॉरी 16 सितंबर नहीं, 16 अक्टूबर को। Thereafter, if the dealer does not return the unsold goods within 15 days, the performance obligation would be considered certified on 16th day of October। या 15 अक्टूबर की रात को जाते हुए भी एंट्री कर सकते हैं। On 31 मार्च, the vehicles should remain in inventory in PL books of accounts। ये होंडा की बुक्स में आनी चाहिए एंट्रीज, क्योंकि होंडा ने क्या एंट्री की होगी, इन्वेंट्री विद डीलर, नहीं कस्टमर को तो नहीं गई, इन्वेंट्री विद डीलर डेबिट और इन्वेंट्री इन हैंड क्रेडिट। ऑब्वियसली ये हमारी सेल नहीं है,
तो ये एंट्री करके 31 मार्च को चीजें रवाना कर दी होंगी। 31 मार्च को होंडा ने चीजें बेची हैं या भेजी हैं? भेजी हैं। सेंट या सोल्ड? सेंट या कंट्रोल ट्रांसफर्ड? सेंट। ये एंट्री कर लें 31 मार्च को, ये एंट्री जरूर होगी, इस वजह से हमारी इन्वेंटरी में नजर आएंगी। कार डीलर के तौर पे ये अमानत के तौर पे पड़ी हुई है। अच्छा, ऑन 31 मार्च द व्हीकल शुड रिमेन इन इन्वेंटरी इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज नो cars are sold by dealer and 6 months and 15 days time is yet not lapsed। इस वजह से माय डियर सेल बुक करने की जरूरत नहीं है। ना तो अभी वो बेचारा आगे बेच सके, ना 6.25 महीने पूरे हुए हैं, 6.25 नहीं 6.5, ना 6.5 महीने पूरे हुए हैं। कोई ऐसा बच्चा भी है जिसने पूरे सेशन में सवाल ना पूछा हो? अच्छा, ये क्या चक्कर है? 2 सेशन पहले एक बच्चे का गोल्ड मेडल आया था हमारी क्लास के, वो भी ऑनलाइन का था। उससे पहले एक बच्चा था, वो भी ऑनलाइन का था। वो सवाल भी नहीं पूछने आते थे मीटिंग में और गोल्ड मेडल भी ले गए। क्या घर बैठ के ज़्यादा अच्छी समझ आती है चीज़ों की? ऑनलाइन लेक्चर लेके ज़्यादा अच्छी समझ आती है? अच्छा, पता नहीं क्या चक्कर है। क्या प्रैक्टिस का टाइम घर में ज़्यादा होता है? अच्छा, इधर हम है कि नहीं? अच्छा, अच्छा, एक छोटा सा स्टेप उसमें रहता है, स्टेप जो है ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन करना। ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन करना, इसमें एक छोटा सा स्टेप रहता है। पेज नंबर 455, पेज 455। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट तो वो है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, प्लॉट द कैश, पेज 455। जी भाई, ये जरा पेड़ा पढ़ के बताएं और कोई मिसाल दें। कॉन्स्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन, वेरिएबल कंसिडरेशन की कोई मिसाल दें। वेरिएबल कंसिडरेशन, भाई आप लोग माय डियर ये क्यों नहीं पढ़ रहे? ये मैंने आपको 3-4 दफ़ा ये डब्बा पढ़वाया है, ये 3-4 दफ़ा मैंने आपको डब्बा पढ़वाया है। वेरिएबल कंसिडरेशन क्या होती है? कोशान वाला सवाल, डिस्काउंट, बोनस। माय डियर और बड़ी वेरिएबल कंसिडरेशंस हैं। सेल विद द राइट ऑफ रिटर्न, इसमें भी पता नहीं चलता कंसिडरेशन फिक्स है या वेरी करेगी, पता नहीं क्या बनेगा। तो देयर आर सो मेनी सेल्स जिसमें हमें सेल की फिगर पक्की नहीं पता होती। तो सेल में अक्सर वेरिएबल कंसिडरेशन आ जाती है। कोई बंदा इस पैरे का मतलब बताए। It's too easy. Please raise your hands and tell. अगलों को तंग नहीं करना। Raise your hands and tell. हाँ जी भाई,
बता दें। हाँ जी, कॉन्स्ट्रेनिंग क्या होता है? कॉन्स्ट्रेन, रुक जाओ, वेरिएबल कंसिडरेशन का एस्टिमेट लगाते हुए रुक जाओ। अच्छा, बात समझ आ गई है? हाथ करके बता दें, पता नहीं बता के नहीं रहे, समझ आ गई है? वो लोग हाथ करके करेंगे जिनको समझ आ गई है। देखिए अच्छे खासों को समझ आ गई है, बता भी दें। बस कह रहे क्वेश्चन वाले सवाल में बोनस सिर्फ उस वक्त सेल में डालो जब आपको काफी ज्यादा चांस हो कि जब अनसर्टेनिटी रिमूव हो जाएगी। अनसर्टेनिटी कब रिमूव होगी? जब बिल्डिंग टाइम पे कंप्लीट करके देंगे। जब अनसर्टेनिटी रिमूव हो जाएगी तो उस वक्त आपको काफी ज्यादा चांस आज हो कि अनसर्टेनिटी रिमूव होने के दिन हम इतना अच्छा काम कर लेंगे कि टाइम पे चीज डिलीवर कर देंगे। तो वेरिएबल कंसिडरेशन को डाल दिया करो सेल में। कहते हैं मुझे एतराज नहीं है अगर आपको लगे कि बाद में उससे रिवर्स नहीं करना पड़ेगा, और अगर आपको लगे कि मेरी हरकतें ऐसी हैं कि मैंने तो बिल्डिंग लेट ही बना के देनी है। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं बिल्डिंग टाइम पे बना के दूंगा लेकिन लेट ही बना के देता हूं, तो फिर स्टॉप कर दो एस्टीमेट्स लगाना वेरिएबल कंसिडरेशन के। फिर स्टॉप कर दो, फिर ना पंगे लो ज्यादा। और अगर आपको लगे कि मैं चीज कंप्लीट कर दूंगा तो फिर ठीक है, और अगर आपको आज ही लग रहा है कि कल कल को जाके बोनस उल्टाना ही है तो फिर बेहतर बात क्या है? रिकॉर्ड ही ना करो। इसी तरह उधर है, आपने 50 बल्ब बेचे हैं तो 50 की सेल रिकॉर्ड कर लें, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कुछ वापस आ जाएंगे तो सेल कम की रिकॉर्ड कर लें। एन एंटिटी शेल इंक्लूड इन द ट्रांजैक्शन प्राइस, शामिल कर लें बोनस को, कोई मसला ही नहीं। शेल इंक्लूड इन ट्रांजैक्शन प्राइस सम और ऑल ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन, थोड़ा सा या ज्यादा बोनस जितना मर्जी रिकॉर्ड करें जो अंदाजा है आपका। सिर्फ कब? ओनली टू द एक्सटेंट, सिर्फ कब? इफ इट इज हाई चांस डेट अच्छी खासी रिवर्सल इन रेवेन्यू रिकॉर्डेड विल नॉट अकर। रेवेन्यू तो रिकॉर्ड आप साथ साथ कर रहे हैं। आप बोनस में 50 मिलियन मेन कॉन्ट्रैक्ट था, 10 बोनस था, आप उसमें परसेंटेज लगा के रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे थे। तो इफ इट इज हाईली प्रोबेबल दैट सिग्निफिकेंट रिवर्सल इन रेवेन्यू रिकॉर्डेड विल, बस तब रिकॉर्ड करें। अब मेन बात क्या बनी? इंक्लूड वेरिएबल कंसिडरेशन इन ट्रांजैक्शन प्राइस only it is highly probable that reversal will not occur, that reversal will not occur। आगे पूरा पढ़ लें। when the uncertainty associated with the variable consideration is subsequently, और अगर आपने 30 दिन की रिटर्न ऑन बेस पे भेजी है तो अनसर्टेनिटी कब रिमूव होनी है? 30 दिन बाद। और अगर आपने बोनस लेने तो अनसर्टेनिटी कब रिमूव होनी है? जब टाइम पे बना के दे देंगे। तो कहते हैं अगर आपको लगे कि कोई मसला नहीं होना तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो आज से ही वेरिएबल का, वरना मेरे ख्याल से ना ही किया करो। हाईलाइट वाली बात अधूरी सी पढ़े बस। इंक्लूड इन ट्रांजैक्शन प्राइस क्या? वेरिएबल। ओनली इट इज, ओनली व्हेन डालने बीच में, ओनली व्हेन इट इज हाईली प्रोबेबल दैट, कब रिवर्सल कब करनी पड़ेगी? when the uncertainty associated with the is subsequently resolved। ओके IS 12 काटें, काटें। अब ये कंसाइनमेंट सेल रिवाइज करने की जरूरत नहीं, 2 मिनट लगाइएगा ये रिवीजन हो जाएगी।
और ये बात तो इधर ही बता दी आपको। बोलें कार्ड लिया, पास्ट पेपर क्वेश्चन 10 का सॉल्यूशन। अच्छा, आप ऐसा करें, पहले आए पास्ट पेपर क्वेश्चन 11 पे। एक कॉन्सेप्ट है IS 12 में कि रिकॉन्सिलेशन बनती है परसेंटेज में। जो बुक नहीं लाए हुए वो लिखें वॉल्यूम 1 पेज 428, रिकॉन्सिलिएशन इन परसेंटेज। अच्छा जी, रिकॉन्सिलिएशन बनाएं जी परसेंटेज में, बना लेते हैं। पहले साल का प्रॉफिट कितना है? 110। टैक्स इन परसेंटेज 30%। अच्छा, अब हर फिगर को आपने डिवाइड करना है 110 पे, पीबीटी पे। इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पीबीटी पे, क्योंकि बेसिकली डिवाइड करके देखें जरा, 33 डिवाइड बाय 110, 33 डिवाइड बाय 110 वो 30 ही आ रहा है। तो बेसिकली दैट विल बी अ स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन इधर आपको करने की जरूरत नहीं पेपर में ऐसे कि 33 डिवाइड बाय 110, करने तो कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं। यहां से ये स्टार्ट हुआ करेगी टैक्स इन परसेंटेज। नेक्स्ट, डिविडेंड इनकम का इफेक्ट। डिविडेंड इनकम में रेट कम होगा ना, 10% होगा, बाकियों पे रेट 30% है। फिगर पकड़ें 0.8, डिवाइड करें पीबीटी पे, हर फिगर को पीबीटी पे डिवाइड करें। जवाब 0.72, बस 0.73%। 0.8 के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है? इसके साथ भी कौन सा साइन लगा दें? नेगेटिव। जवाब बताएं। 29.27%। 29.27 तो नहीं आ रहा होगा, 29 पॉइंट, फिर हाँ ठीक है 27 आ रहा होगा, सी के यहाँ 29.27%। बेसिकली ये 29.27 भी आप निकाल सकते हैं। 32.2 डिवाइडेड बाय 110, लेकिन ये हम बैलेंसिंग निकाल लिया करेंगे, ये भी आप निकाल सकते हैं। अब आप लोग अभी मुझे अनहोने चेहरों से देख रहे हैं, क्योंकि ये नई चीज है, लॉजिक समझने की तो बात समझ आ जाएगी। ये क्या चक्कर है कि लोग टैक्स देते हैं 30% और मैं सिर्फ दे रहा हूं 29%। ये हुकूमत मेरी चाचू लगी है कि मैं 29% टैक्स दे के आ रहा हूं? लोग टैक्स देते हैं 30%, मैं दे रहा हूं 29%। बेसिकली मेरी एक इनकम पे गवर्नमेंट ने रेट थोड़ा कम कर दिया है। अगर इसी सवाल में डिडक्शन नॉट अलाउड आ जाती तो ऑल टुगेदर कहानी बदल जानी थी। लेट्स रिवाइज इन 2011 43 को 125 से डिवाइड करना है, कर लें, मेरे ख्याल से रहने दें, टाइम सेव करें। यहां क्या लिख लें? 35%। अब सारी फिगरों को पकड़ें और पकड़ के एक का नाम एग्जेम्प्ट इनकम, एक कोई रेट चेंज, बस कुछ भी नहीं करना। 3.5 डिवाइडेड बाय एक्सेलेंट 125, 2.8%।
साइन नेगेटिव, रेट चेंज डिवाइडेड बाय रुपीज में बनी हुई रिकंसिलिएशन की हर फिगर को पीबीटी पे डिवाइड कर देंगे तो रिकंसिलिएशन किस में बदल जाएगी? परसेंटेज में जी। 1%, कितना बन गया? 1%। प्लस हो रहा है ऊपर, माइनस हो रहा है? जो ऊपर हो रहा है वो नीचे करना है। 33.2%। माना कि आम लोगों का टैक्स रेट 35% और किसी वजह से मुझे 1% ज्यादा देना पड़ा, लेकिन मुझे 2.8% की छूट भी मिली क्योंकि मेरी कोई इनकम, इसलिए लोग दुनिया में टैक्स दे रहे हैं 35%, मैं खुशकिस्मत दे रहा हूं 33.2%। चलेंगे, दिस कॉन्सेप्ट इज ओवर। अब डिस्कस कर लेते हैं ऐसा करके कब आना है पेपर में। रूल लिख लें, हर फिगर को पीबीटी पे डिवाइड कर देना है। ओके, जब सवाल कहे कि रिकॉन्सिलेशन परसेंटेज में बना के आनी है तो बनाइएगा, लेकिन फिर अमाउंट वाली रिकॉन्सिलेशन पहले वर्किंग में बना लीजिएगा, क्योंकि इस तरह अकेले से संभाला नहीं जाना। फिर तो लिखें, जब सवाल कहे रिकॉन्सिलेशन परसेंटेज में बनाएं, स्टैंडर्ड में दोनों की इजाज़त है। जब सवाल कहे रिकॉन्सिलेशन परसेंटेज में बनाएं तो फिर अमाउंट वाली वर्किंग में बनाइएगा। क्या आप प्रायर ईयर टैक्स वाली फिगर को भी डिवाइड करने हैं? हर फिगर को डिवाइड करना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पास्ट पेपर क्वेश्चन 10 में आए, मेक सम रिवीजन। ओह, ये तो बनी हुई है, ये तो ऑलरेडी इन परसेंटेज बनी हुई है। चलें छोड़ें, हम खुद बनाते हैं। हालांकि सवाल में मांगी नहीं हुई थी, लेकिन आई के अपने सोल्यूशन में डाली थी, इसलिए मैंने भी डाल दी। ये किस में बनी हुई है? नहीं 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 नहीं, मैं ये वाली पूछ रहा हूँ, ये किस में बनी हुई है? रुपीज में। अब हम किस में बनाने लगे हैं? अब आप लोग सिर्फ ऊपर देखें, 152.4 को डिवाइड करूं 508 से या रहने दूं? रहने दें। इसके सामने बस क्या लिख लें? 30। ऊपर वैसे परसेंटेज लिखा हो तो बार बार लिखना जरूरी नहीं है। अच्छा, 3.6 को जरा डिवाइड करें 508 से। 3.6 डिवाइडेड बाय 508, और जो साइन वही 7.1। चलें परसेंटेज का लफ्ज मिटा ही देते हैं।
आगे चलें। 7 डिवाइडेड बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 508 0. ये तो पॉजिटिव है। माय डियर, एग्जेम्प्ट इनकम सॉरी डिडक्शन नॉट अलाउड इतनी ज्यादा नहीं थी, एग्जेम्प्ट इनकम्स या लोअर रेट वाली इनकम ज्यादा थी, इस वजह से मुझे लग रहा है मेरा रेट 30% से गिर जाना है। लेकिन अगर ये ना होती तो फिर मेरा 152 जमा 154 तक टैक्स देना पड़ना था, वो तो मेरा रेट फिर बढ़ जाता 30 से भी। अभी फायदे ज्यादा हैं, नुकसान कम है, मुझे लग रहा है ये रेट गिरेगा मेरे लिए 30% वाला 28.21। इसको भी निकाला जा सकता है 143.3 डिवाइड बाय 508। तो इफेक्टिवली मैं कितना टैक्स दे रहा हूं गवर्नमेंट को 0.2। तो अगर वो कहेगा तो ठीक है, नहीं कहेगा तो कोई मसला नहीं। अच्छा जी, करंट टैक्स की वर्किंग, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्सेबल प्रॉफिट 100 रुपया, टैक्स 30%, बताएं कितना आ गया 30। गवर्नमेंट ने टैक्स माफ कर दिया, टैक्स आपने पढ़ा हुआ है KF2। गवर्नमेंट ने टैक्स क्या कर दिया, कुछ चैरिटी देने पे, कुछ करने पे टैक्स क्रेडिट की अमाउंट आपको पेपर में देगा क्वेश्चन में, या निकालने का तरीका बता देगा, क्वेश्चन में गिवन होगी या निकालने का तरीका बता देगा। हुकूमत ने आपको टैक्स माफ कर दिया 33 का। अगर तो कम होता फिर तो टेंशन नहीं थी, अब ज्यादा हो गया। तो अब आपने क्या करना है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट की वर्किंग में अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट, अगर कैरी फॉरवर्ड करने की इजाजत है, अगर कैरी फॉरवर्ड करने की इजाजत है तो फिर इसको अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट कहें। अगले साल बता दें मुझे फायदा आना है या नुकसान आना है। एक्सेलेंट, क्यों, अगले साल मेरा प्रॉफिट आएगा 150-200 रुपया मिसाल के तौर पे, लेकिन अगेन ये एसेट तब रिकॉर्ड करने अगर फ्यूचर में प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड है, अगर नहीं है तो फिर डेफर्ड टैक्स एसेट बेशक ना बनाइएगा, लॉसेस में भी यही पड़ा था। लेकिन इस पे रेट लगा के नहीं बनाना, क्योंकि ये अनयूज लॉस नहीं है। व्हाट इज यूज्ड क्रेडिट 30, व्हाट इज अनयूज्ड, इसको मैं क्या करने कर लगाऊं, कैरी फॉरवर्ड। अगर कैरी फॉरवर्ड करने की इजाजत है, अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट इफ, बोलें, कैरी फॉरवर्ड अलाउड एंड इफ फ्यूचर प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड, यानी फ्यूचर प्रॉफिट आएंगे तो उन पे टैक्स आएगा। तो फिर आप लोगों ने एक काम करना है, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, और टैक्स वाले कॉलम में सिर्फ 3 का क्या डाल देने, इस पे रेट नहीं लगाना, रेट लगाने वाली बोंगी नहीं मांगनी। चलें जी, इट इज कॉल्ड एज, कॉन्सेप्ट का नाम लिखें, अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट।
थ्योरी की हद तक लिखा हुआ है, सारी बातें आई कैप की बुक में ये, लेकिन न्यूमेरिकल इसका कोई नहीं, आई कैप ने कभी टेस्ट किया। अच्छा, प्रोबेबली शायद 14 फरवरी को आपका ऑडिट का मॉक होगा और फिर 15 फरवरी को FAR2 का हो जाएगा। अंकल आए हैं भाई, रिक्शा आया हुआ यार, रिक्शे वाले अंकल आए हैं। रिक्शे वाले अंकल को अंकल कह रहे हो ना? इसको गर्मी लग रही है ना, जूते उतार दे और पाँव रख ले जमीन पर, नंगे पाँव। घास अरेंज कर देते हैं भाई आपको खाने के लिए। ये हो जाता है पेपरों के करीब बच्चों को, कोई मसला नहीं, इसकी टेंशन नहीं लेनी। ओके, इसकी तस्वीर भेज दो भाई। बेटा तल तक नोट तल लोगे? अगर 26 होता तो डेफर्ड टैक्स एसेट में कितना जाता? अगर ये 33 की जगह 26 होता तो फिर अनयूज कुछ ना होता, सारा ही यूज होता, फिर कुछ नहीं जाना था। कोई नहीं, डेट वाज अ स्लिप ऑफ टंग। हाउ सादा यू आर। कौन है आप यार? इतने ज्यादा लगते थे आपने ये। अच्छा, समीउल्लाह को बुलाओ यार। चलें जी, थोड़ा सा लीज पे हाथ डालें, क्या हाथ से निकल क्यों हंसे थे? बड़ों में हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, मैसेज कर दीजिएगा। पेज नंबर 183। जी समीउल्लाह, मैंने आपको ये बताना था, जब क्लास खत्म होने वाली होगी तो आ जाना, ये लैपटॉप वगैरह पैक करना होगा। लासानी लिमिटेड लीज एसेट फ्रॉम खान लिमिटेड। खान का क्या कारोबार है? एसेट लीज पे देना। और लासानी का क्या काम है? पता नहीं, एसेट लीज पे लेना। हद होगी, ये काम है या हद होती है? पूरे IFRS 16 की मत मरवानी होना तो इस तरह का फिक्रा निकलवा लो मुंह से। लेसी कौन होता है? जिसका कारोबार एसेट लीज पे लेना होता है। फॉलोइंग आर द लीज टर्म्स। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट IDC बाय पुत्र में लै पुरानियां किताबां, होर 2-4 पुरानी किताबां यार, इससे भी पुरानी किताबें लिया दें। समीउल्लाह, यू डोंट अंडरस्टैंड आई थिंक पंजाबी, मेरी गल नहीं समझ आ रही तीनों। IDC पेड बाय खान लिमिटेड। IDC कितने पे की है? खान लिमिटेड ने। डिसमेंटलिंग कॉस्ट एट द एंड ऑफ लीज टर्म इज 1 लाख। फर्दर इंफॉर्मेशन मेरे वास्ते नहीं है। लासानी reimburse 60% of IDC to lessor। तो अभी कोई नहीं, वो हम डब्बे खोलेंगे तो याद आ जाएगी आपको अकाउंटिंग। फिलहाल मुझे बता दें लेसर की IDC कितनी है। लासानी reimburse 60% टू लेसर। लासानी कौन है?
तो फिर इसका मतलब है पहले इनकर किसने की थी, लेसर ने पे की थी लॉयर को, बाद में 60% किसने दे दिया, तो लेसी की आईडीसी कितनी लेंगे और लेसर की कितनी लेंगे, क्योंकि उसको तो 60% मिल गई ना कहीं और से। तो अब इस 1 लाख को हम काट सकते हैं सवाल में, ये एक, अच्छा दोनों लेसी लिख दिए हैं। तो लासानी रीइंबर्स 60% टू लेसर, तो लासानी ने 60% किसको दे दी, लेसर को। लिख लिया। GRV and UGRV is 20 and 30 respectively. Incremental borrowing rate of Lasani was, इसी को कहते हैं डिसमेंटलिंग में भी यूज कर लो, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल कोई रेट दिया होता है, ये बस इग्नोर करना होता है। खान लिमिटेड डिजायर्ड रेट या रिक्वायर्ड रेट, ये इंप्लिसिट रेट के नाम है। अच्छा अब स्टार्ट करते हैं सवाल। तो सवाल स्टार्ट करते ही हमें क्या पता चलेगा, क्या पता चलेगा, रेंटल मिसिंग है, रेंटल मिसिंग है। तो मेरे ख्याल से इससे पहले कि मैं वो डब्बे खोलूं, मैं आपको एक डब्बी सॉरी इट वाज इंटेंशनल। इससे पहले कि मैं कोई याद आ रहा है कि IFRS 16 पढ़ा था, शुरू किया था, खत्म ही नहीं हो रहा था। पिछले साल पढ़ा था। इस तरह की बातें करवा लो जितनी मर्जी। हम लेट जाते हैं, तुसी बह के आगे बड़ी गल है, हम लेट जाते हैं। अगर आपको साथ वाला कहे अकेले ना जाना, मुझे छोड़कर तुम, क्योंकि अब तो फरवरी आ रहे ना, तो उसे कहे ठीक है तू भी मेरे नाल आ जा। फिर मिसिंग फिगर्स में हम लेंगे फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी ऑफ इज इक्वल टू पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ, लेकिन फॉर्मूला ये कौन सा है, लेसर का। इसमें गोली कौन सी डालनी है, इम्प्लिसिट रेट की। चाहे सवाल लेसी का है, चाहे सवाल सिंपल लेसर का है, चाहे मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का है, इसमें गोली हमेशा कौन सी डालनी है, इम्प्लिसिट। जो मिसिंग रेंटल्स निकालने हैं या मिसिंग GRV UG कोई भी फिगर मिसिंग निकालनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला हमेशा कौन सा यूज करना है, बोलें जल्दी। उसमें फॉर्मूला हमेशा लेसर का यूज करने और रेट कौन सा लगाना है। चलें 1 मिनट लगाएं रेंटल निकालने। रजिस्टर खोलो जल्दी करें। पॉज कर दो भाई। वर्किंग 0 तो नहीं, वर्किंग 1 ही लिख लें। एग्जामिनर को कहें रेंटल मेरी तरफ से, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस आईडीसी लेसर। अच्छा अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल होता है ना, तो फिर आईडीसी लेसर 0 लेते हैं, क्योंकि उसमें वो आईडीसी को एक्सपेंसेस में डालता है, इस वजह से। पिछले साल पढ़ा था। अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल होता है, तो डायग्राम में भी डाला हुआ है हमने, तो फिर आईडीसी आप 0 ले लीजिएगा, क्योंकि वो आईडीसी को कहाँ डालता है, एक्सपेंस में डालता है। बहरहाल मैं ये चीज़ें छोटी छोटी भूली हुई हैं, आप लोग लीज रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह याद आ जाएंगे। मैं इसलिए चीज़ें खोल के दिखाऊंगा, तो बाकी इंशाल्लाह 70-80% सवाल तो हो ही जाता है। बंदा सवाल शुरू करे। इज इक्वल टू पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ
वो इसलिए हमें दे रहे हैं, कभी खुद जाके पेपर देना फिर पता चले इनको। अच्छा जी, यस सर आगे यस सर बोलने वाले भी आगे ना। फेयर वैल्यू 625, आईडीसी ऑफ लेसर 40, पीवी ऑफ एलपी, रेंटल मिसिंग है, एक्स ले लें या रेंटल का लॉस लिख लें, इनटू 1 माइनस 1 पॉइंट, इम्प्लिसिट रेट यूज करना है हमेशा इधर, रेज टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय, सवाल में कहीं लिखा हुआ एरिया या एडवांस, बस फिर बिला वजह ही एरिया रेज्यूम कर रहे हैं हम, लिखा तो होना चाहिए था वैसे, ये तो अजीब सवाल है, आईकेएफ के सवालों में आता है, ये क्वेश्चन बैंक का सवाल है। इधर नीचे ही जीआरबी डाल दें, वो फिर जगह नहीं है, चलो इसको साइड पे कर दो, इसको साइड पे कर दो, जीआरबी डालें इंटू 1.15 रेज टू पावर माइनस 5 प्लस, ओ पीवी ऑफ यूजीआरबी रेड मार्कर से लिखते थे मुझे पता है, लेकिन वो तो मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के सवालों में लिखते थे, क्योंकि वो फॉर्मूला एक बनता था जिसमें से कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआरबी माइनस करनी होती थी। पता नहीं की लगे ने जी तो मैनू पढ़ लै, भाई अभी खोल देता हूँ डायग्राम, सब याद आ जाएगा। ये किसने च्युइंग गम लगाई हुई है यहाँ आके, सरासिर में हद होती है जी। गिलास किसने तोड़ा, अब्बू आए थे अभी किचन में, मुझे याद होती है। अच्छा जी, रेंटल 1 अच्छा जी, अब किसका सवाल सॉल्व करना है, लासानी का या खान का, लासानी का, उधर ही रखो चाहे मेरा। अल्लाह इनको कोई आसान से सवाल आ जाए, ली इनको एक कोई लेसी का सवाल आ जाए उसमें भी पीवी आ रही हो, एक सवाल इनको आ जाए लीज इज ए लीज और इज नॉट अ लीज, उसका भी आसान सा मैंने नहीं बोला है, शुरू में आसान सा बोला है, आसान सा बोला है। अच्छा, ये क्लास के बाद मिलिएगा। अच्छा, अब किसका सवाल शुरू करना है, लेसी का, तो लेसी का सवाल शुरू करते हुए रिवीजन कर लेते हैं लेसर की, हमें डीओजी ने काटा है ना, रिवीजन कर लेते हैं लेसर की, हम कैलकुलेटर को नीचे फेंकेंगे। लेसी का सवाल शुरू करते हुए रिवीजन कर लेते हैं लेसी की, लेसी का सवाल शुरू करते हुए रिवीजन कर लेते हैं लेसी की, बेटा किसकी, लेसी की रिवीजन, बेटा किसकी रिवीजन शुरू कर लेते हैं, लेसी की। नहीं, लस्सी के ऊपर मलाई का तो इतना मजा नहीं आता, तो लस्सी बस हो। अच्छा भाई, नोट, lessee will use the interest rate implicit in the lease if that rate can be readily determined. Sometimes that rate might not be ascertainable, so the interest rate implicit in the lease फिर use करेंगे in that, और अगर वो in that case lessee would use the incremental borrowing rate. पेनल्टीज भी लीज पेमेंट्स में ऐड होती हैं, अगर रीजनेबली सर्टन हो पेनल्टी देनी है। नहीं, वहां से ना देखना शुरू करें, यहां से हमें एलपी चाहिए, पीवी ऑफ एलपी चाहिए, एलपी के अंदर हमें डाउन पेमेंट चाहिए, रेंटल चाहिए, परचेज ऑप्शन की प्राइस चाहिए, या फिर हमें जीआरवी एक्सपेक्टेड टू बी पेड चाहिए। उसके बाद आरओयू डेबिट लीज लायबिलिटी एंट्री करेंगे, लॉयर फीस की एंट्री होगी, आरओयू डेबिट कैश क्रेडिट, फिर डिसमेंटलिंग की प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे, आरओयू डेबिट उसी तरह IS 37 की तरह, और उसको अनवाइंड भी करेंगे, आरओयू डेबिट पीवी ऑफ डीकमीशनिंग, और उसके बाद लीज लायबिलिटीज की डिडक्शन की। अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है जो सवाल में नहीं लिखा हुआ तो फिर लीज टर्म पे, और अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी तो शॉर्टर ऑफ लीज टर्म यूजफुल है, शॉर्टर ऑफ लीज, मेरी जान निकल रही है, शॉर्टर ऑफ लीज टर्म, और यूज निकली जानी किसी सबकी निकलनी है, मेरी भी निकलनी है, मैं अपने आप को हौसला दे रहा। अच्छा तो बस ठीक है, चलें जी शुरू करें सवाल। जरा दूर होके ना रजिस्टर से, वर्किंग
2 1, ठीक है, वर्किंग जीरो पर नाम। लेसी के लिए कैलकुलेशन करें। एलपी, डाउन पेमेंट, रेंटल 191 इंटू 5 जमा पीवी ऑफ जीवी, पता नहीं क्या हो रहा है पीवी ऑफ, अच्छा नहीं मैं भी एलपी पे लगा हुआ हूं, इधर पीवी कहां से आ गई। ये होता रहेगा, ये लेक्चर के एंड तक होता रहेगा माय डियर, क्योंकि देखिए ना बहुत पुरानी बात हो गई है, बहुत हमें तो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन भूली पड़ी है अच्छा अब मुझे ये बताएं, इस सवाल में ना थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है कि रेजिडुअल वैल्यू कुछ बच्चे गलत ले सकते हैं, इसलिए थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। रेजिडुअल वैल्यू आपने लेनी होती है जीआरवी एक्सपेक्टेड टू बी पेड, और ये जीआरवी है एज पर एग्रीमेंट, ये जीआरवी है एज पर एग्रीमेंट, और हमने लेनी होती है जीआरवी एक्सपेक्टेड टू बी पेड। असल में अल्लाह करे डायग्राम मिल जाए। डायग्राम तो यहाँ बनी हुई है, कैफ 5 सितंबर 24 की तरह, सितंबर 24 तो था ही नहीं, कैफ 5 सितंबर 23 की तरह, बादशाह बागा में, दंदोरा शहर में। तो पंजाबी वाले ने ऐसे मुहावरे बना गए हैं कि आप कब्रों में पड़े, हम उनसे फायदा उठा रहे हैं। मेरे तो ख्याल से ये बहुत पुराने हैं माय डियर, ये तो हमारे परदादा ने परदादी के साथ बैठ के बनाए होंगे। चचा ने चच्ची को चांदनी चौक में चीनी के चम्मच से चटनी चटाई, और उस वक्त हमारे परदादा जी परदादी को मुहावरे सिखा रहे थे कि तू की सीखे पूरी उम्र, आ मैं तेनू सिखावा। ये डायग्राम थी लेसी के पर्सपेक्टिव से। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, याद आ गया कहां पे है। वो जी हर जगह ही लेसर पर्सपेक्टिव आ रहे हैं, लेसी पर्सपेक्टिव की तरह। अच्छा जी, लेसी पर्सपेक्टिव माय डियर ये था कि एग्रीमेंट वाली जीआरवी वो देखता था, कितनी है सवाल में, 20,000, और सोचता था कि रेजिडुअल वैल्यू एंड पे कितनी होगी, ये होता था। रिवीजन कर लें जरा लेसी की, थोड़ा सा लेसी की रिवीजन करें, लेसर की भी बाद में कराता हूं। लेसर की तो डायग्राम भी अल्लाह का शुक्र है मिल गई है। लेसी ये करता था कि पहले एग्रीमेंट में मुझे अभी तक याद आ रहा है, मैंने एक लफ्ज बोला था एग्रीमेंट वाली, लिख के आ जाता था लेसर के साथ, और घर आके बीवी से मशवरा करता था मुझे बताओ एसेट मंड के इस्तेमाल करूंगा या मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा। तो बीवी से यह सवाल पूछता था, तो आप बताएं सवाल में रेजिडुअल वैल्यू एंड पे कितनी गिवन है, टोटल रेजिडुअल वैल्यू। एक्सेलेंट, 50। वो लेसी ने सोच के नहीं बताई, सवाल वाले ने दे दी है। सवाल वाला कह रहे जी आरवी 20, यू जी आरवी 30, तो आरवी 50। वो सवाल वाले ने वाजे नहीं दी। अक्सर सवाल में इस तरह आया करेगी जिस तरह मैंने कहा है। मैंने क्या कहा है, अक्सर सवाल में आया करेगी द रेजिडुअल वैल्यू एग्रीड इज 20, however lessee expects that at the end of lease the residual value would be 50। लेकिन इस सवाल में हमें दोनों आरवीज को जमा करके आरवी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इस सवाल में लेसी की सोच नहीं दी। ये एग्रीमेंट वाली होती है और ये लेसी की
सोच वाली होती है, तो मजबूरन वही यूज कर लें जो सवाल में गिवन है। टोटल आरबी आपको कितनी लग रही है? आप बताएं, एग्री कराए हैं 20 और एक्सपेक्टेड है कि 50 वाली चीज वापस करके आऊंगा, तो और कितने पैसे देने पड़ेंगे? कोई पैसे, इसलिए एक्सपेक्टेड टू बी पेड कितनी हो गई? 0। तो ये कुछ डिस्कशन थी, शायद थोड़ी थोड़ी याद आ गई हो। तो एक्सपेक्टेड टू बी पेड इज 0। तो उर्दू में सुन लें बस दोबारा। लेसी एग्रीमेंट में एग्री कराया करेगा, बाद में घर आके सोचा करेगा। अगर घर आके सोची 50 वाली चीज दे दूंगा, तो 20 का जो वादा किया, तो 20 वाली चीज तो ऑलरेडी उसमें शामिल करके दे ही रहे हैं, तो फिर एक्सपेक्टेड टू बी पेड 0। दैट्स व्हाई बस जीआरवी एक्सपेक्टेड टू बी पेड इज 0। अच्छा जी, बता दें। भाई कुछ चीजें बारों बार ना जनरल एंट्रीज में डालनी है। इंस्टॉलेशन, आईडीसी, आज एक नई चीज सुने, डी इंस्टॉलेशन, वो भी बारों बार एंट्रीज में डालनी है, क्योंकि ये आईडी, वो जो डी इंस्टॉलेशन तो मजदूरों को देनी है, इंस्टॉलेशन मजदूरों को देनी है, आईडीसी लॉयर को देनी है, और डी इंस्टॉलेशन भी मजदूरों को देनी है। तो ये सारी चीजें बारों बार एंट्रीज में जाएंगी। खुदा के लिए सवाल में इनको ना उठाइएगा। अभी सवाल में क्या उठाना है? सिर्फ रेंटल, डाउन पेमेंट प्लस जीआरवी एक्सपेक्टेड टू बी पेड। वो जो फॉर्मूला आज पढ़ा है, बस फॉर्मूले वाली चीजें उठानी है। फॉर्मूले में सिर्फ ये उठाना है, डाउन पेमेंट, रेंटल और जीआरवी एक्सपेक्टेड टू बी पेड। ये जो चीजें हैं, आईडीसी वाला कैश और डीकमीशनिंग वाला कैश, ये बारों बार एंट्रीज में जाएगा। थोड़ी थोड़ी देर लीज रिवाइज हो रही है जी। अब एलपी की जरूरत नहीं थी, क्या टोटल करके मैंने किया, कोई फायदा नहीं। पीवी, अच्छा सवाल में इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट दिया हुआ है, वो यूज करें या इंप्लिसिट रेट यूज करें? वजह बताएं ना मुझे, साथ वजह बताएं, इंप्लिसिट रेट क्यों यूज करना है? हाँ जी, हायर, हायर को कौन बोले? हाथ खड़ा करें जल्दी। हायर कौन बोले? हायर या लोअर? हायर बोले? नहीं करना ना। ये मैं एक नहीं, मैंने यार पूछने तो दिया करें ना मुझे। देखें, हायर यूज होता है, लेकिन वो मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर के सवालों में यूज होता है। जो सिंपल लेसर है उसके सवालों में इंप्लिसिट रेट यूज होता है, और जो लेसी है अगर उसको इंप्लिसिट रेट नहीं पता तो इंक्रीमेंटल बोरोइंग, वरना अब जिस सवाल में दोनों रेट आ जाएं तो मैं क्या करूं? मेरे सवाल में तो इंप्लिसिट रेट भी है और इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट भी है, क्या करूं? इंप्लिसिट रेट यूज करें। रीजन बताएं। क्योंकि सवाल में कहीं नहीं, वो डिसमेंटलिंग के लिए यूज करने, ये अलग लाइन है, क्योंकि सवाल में कहीं लिखा नहीं हुआ कि ये वाला रेट उससे छुपा हुआ है। अगर सवाल में लिखा होता कि दिस रेट इज नॉट नोन, अब हाँ जी तो बड़े करा है, मैंने तेरे से कोई एक दो सवाल पूछने तेरे से। तो अच्छा भाई, ये लोग जो गलतियां कर रहे हैं ना कभी को मैं बोलने पे, तो वो अब उनको बस जहन में आ रहा है कि ऐसा ऐसा लीज जरा यहां से रिवाइज करेंगे, तो गलतियां करके हमेशा याद रहती है बात। अच्छा, मैं अब सारी गलतियां करूंगा। अच्छा बोल दें जी। पीवी 191 माइनस, अच्छा ये पूरे सीए में, बल्कि पूरी स्टडीज में, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए याद रखिएगा। कुछ लोग होते हैं जो जिनको जीआरवी भूली भी है, वो अभी तक सोच रहे हैं जीआरवी यहाँ डाली क्यों नहीं, उनकी सुई उधर ही अड़ी हुई है, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आगे चल के सवाल कंफर्टेबली कर लेंगे, इनको अगला भी समझ नहीं आना। तो ऐसे फिरके से कोई ताल्लुक रखता है तो हाथ खड़ा कर दे, इनकी सुई अड़ी रहती है। और अगर कोई चीज़ हो जाए बाद में रिवाइज करनी पड़े, घर में जाके कर लीजिएगा, सुई को वहाँ ना अड़ाया करें, सुई को धक्का दे के आगे चला दिया करें। 640 एंट्रीज करनी है, बैलेंस शीट बनानी है, पीएनएल बनाना है, एंट्रीज करनी है। यार इधर आ जाओ, तो सर होना चाहिए हाथ रखने के लिए, नहीं ज्यादा हो जाएगी। यकम जनवरी ईयर 1, वो बैलेंस शीट भी बनानी, तो शीर में जा रहे हैं। यकम जनवरी ईयर 1, ROU डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। बोलें जी। 640, हाँ जी आगे बोलें जी। आईडीसी नहीं,
ROU IDC का लफ्ज ना बोलें, बस ROU डेबिट, हाँ अब बोलें IDC। अच्छा, वर्किंग 3 अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना देंगे। वर्किंग 4, मेरा भी दिल चाहे ना जिथे दिल के दो खोल लियागा भाई, आप तो अगला सफा बस खोल के रखा हुआ है आपने। डेट, डिस्क्रिप्शन, नहीं यहाँ एसेट ना डालें, यहाँ एसेट डालना फिर वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ अगर आपने एसेट को प्रोविजन को साथ साथ चलाया तो कोई फ़ायदा नहीं है इधर। तो IAS 37 में आप ज़रूर इधर एसेट डालें, लेकिन इधर आप डायरेक्ट प्रोविजन से खेलें। टी अकाउंट बनाना है टी अकाउंट बना दें, स्टेटमेंट फॉर्म में करना है स्टेटमेंट फॉर्म में कर दें। जी आज क्या है, 1 जनवरी ईयर, तो एसेट में मैंने प्रोविजन डालनी है। एसेट में क्या डालनी है, प्रोविजन। डिसमेंटलिंग इनटू 1 रेज़ टू पावर -5, 62। तो डिसमेंटलिंग की पीवी डालनी है या डिसमेंटलिंग पूरी डालनी है, पीवी। 1 जनवरी ईयर 1, बोले ROU डेबिट प्रोविजन फॉर, अब ROU पे IFRS 16 लगेगा और प्रोविजन के ऊपर IAS 37 लगेगा, 62। और एंड पे जाके इसकी अनबाइंडिंग भी कर लेंगे। चलें जी, 31/12 ईयर 1 पे 2 एंट्रीज करते हैं जो पुरानी होती थी, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन की, वो लीज वाली हैं। फिर इसका इंटरेस्ट की भी अनबाइंडिंग करेंगे, वो लगे। तो फिलहाल अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना लें। वैसे इतना छोटा सा सवाल दिया हो और बैलेंस शीट ना मांगी हो तो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पीवी कितनी है 640, इस पे 15% लगा देंगे तो इंटरेस्ट निकल आएगा। लेकिन फिर लीज लाइबिलिटी बैलेंसिंग निकालनी पड़ेगी, तो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल आप बनाना अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन चले बना लेते हैं। ही हो रहा है, मैंने तो पुराना नहीं याद, तो पुराना करें। अच्छा, चेहरे पे ना तासुरात लाया करें ताकि अगले को फीडबैक मिले। कभी ची, कभी चू, कभी पा, कभी पी। जी 1 जनवरी 6। अच्छा, इसमें कोई चीज़ माइनस करनी होती है, इसमें कोई चीज़ माइनस करनी होती है, माइनस माइनस कौन बोले, कौन बोले लीज, अकरम खान, ठीक है याद कराना अकरम खान क्लास के बाद कुछ। वेल डन। लीज इंसेंटिव माइनस करना होता है, डाउन पेमेंट में से या पहले किराए में से लीज इंसेंटिव माइनस करना है। तू मेरे नाल बहने शर्मिंदा ही कराना है हमेशा, सीधी जी गल सी तेन वो भी याद नहीं आती। जा उठ परा हो जरा, उसको करें थोड़ा सा, आज जरा कर दें परा, थोड़ा सा परा हो यार, परा हो। वो खुद ही परा हो गया, ओ बच पेड़, खुद नहीं शर्मिंदा होना होता, अगले ने करना। अच्छा जी, इंस्टॉलमेंट 191, 90, 545। चलें जी, बोले भाई, लीज लाइबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 191, 96। 31/12 ईयर 1, डेप्रिसिएशन डेबिट। अच्छा, अगर हमारा ईयर एंड और लीज का ईयर एंड डिफरेंट होता तो फिर ये वाला इंटरेस्ट करते होते हैं 3/4/12 और ये वाली डिडक्शन करते होते हैं, बाकी तो सवाल उसी तरह चलेगा जी। 640 डिवाइडेड बाय 120, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट
किस तरह करने हैं, कंसोलिडेशन में जिस तरह करते थे सऊदी किंग के लिए, या जिस तरह IS 37 में करते थे, जिस तरह IS 37 में करते थे। चलें फिर तो लंबा काम है थोड़ा सा। फिर 100 इंटू 1.1 रेज टू पावर माइनस, तो बहुत लंबा काम आप लोगों ने करवा दिया। चलें मर्जी है। 100 इंटू 1.1 रेज टू पावर माइनस 4। अब 4 साल रह गए डिसमेंटल होने में। मेरा मार्कर कितने है, कैरिंग अमाउंट। इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। कोई बंदा खड़ा हो, फिर उससे मैं एक सवाल पूछूं। कोई बंदा खड़ा हो, कोई बंदा भी, कोई बंदा खड़ा हो। अभी तक ये नाम हमने लिख लिया अकरम खान का, अकरम खान। और जी एक्सलेंट। करंट टैक्स की वर्किंग में क्या उल्टाएंगे और क्या रिकॉर्ड करेंगे, जल्दी बता दो। करंट टैक्स की वर्किंग में कर लेगा वो, कर लेगा वो, आई नो हिम। मैं उससे एक मिनट वन बाय होन तो सी नहीं ना, होन नहीं जी। करंट टैक्स की वर्किंग में क्या उल्टाएंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन। एक्सेलेंट। करंट टैक्स की वर्किंग में ये तीनों चीजें उल्टा देंगे, ठीक है। क्योंकि टैक्स वाले डीकमिशनिंग को मानते ही नहीं, क्योंकि डीकमिशनिंग को सिर्फ उसी वक्त ये मानते हैं। अच्छा यार वो डेफिनेशन गलत निकली हुई है, माय डियर डेफिनेशन गलत निकली हुई है। एक मिनट एक मिनट, वो तो ऑनलाइन वाले बाहर निकलने लगे थे। डेप्रिसिएशन गलत निकली हुई है। 640 प्लस 60 प्लस 62 डिवाइडेड बाय 5। डेफिनेशन कितनी है, सारे खड़े हो जाए मेरे समेत, मैं तो खड़ा ही हूं। हाँ बोले 152। अच्छा माय डियर आप बात कर रहे थे मेरे से, बैठ बैठ के बताओ। इंटरेस्ट एक्सपेंस उठाने, डेप्री और इंटरेस्ट, ठीक है। अब आप ही मुझे बताओ माइनस क्या करना है। रेंट होन नहीं, रेंटल होन मोदी बारी, मैं अगला मौका दूंगा। अब माइनस क्या करना है, रेंटल माइनस करना है, ठीक है जी। अब बैलेंस शीट में कोई हाथ खड़ा करके बता दे क्या जाएगा। ये भाई को पता नहीं, हाथ खड़ा करके बताना जी। एक्सान ने हाथ खड़ा कर दिया, मैंने हाथ खड़ा करने को कहा था मैंने। आप अपना नाम बता दो आपके। बॉल है उच्ची, राइट ऑफ यूज जाएगा बैलेंस शीट में, वो डेफर्ड टैक्स वर्किंग में, और लीज लायबिलिटी और प्रोविजन। लेकिन प्रोविजन की टैक्स बेस क्या होगी, 0। और कैरिंग अमाउंट, होन बड़ा बोल रही है तो, होन बड़ा बोल रही है तो ये तो फिल बदी क्या सी खड़े हो, जो फिल बदी खड़ा नहीं होया। अच्छा इसकी बैलेंस शीट मैं नहीं बना रहा, बैलेंस शीट आप लोग बना लेंगे। बैलेंस शीट में ROU जाना है कितने पे, इसको ना इस तरह कर लिया करें 760, इस तरह कर लिया करें ताकि ये फिगर भी फिर यूज हो जाए। तो बैलेंस शीट में कितना जाना है 7 से। अच्छा अब होता पता है कि अगर मीनू बोल रहे हो होता पता है कि अगर कभी डायरेक्ट पेपर में बैलेंस शीट मांगता है ना, तो अक्सर बच्चे उसमें कॉस्ट ये ले लेते हैं। तो याद रखिएगा जब डायरेक्ट बैलेंस शीट मांगे तो फिर पहले जरा बैलेंस शीट की कॉस्ट वाली फिगर निकाल लीजिएगा। ओके अब मुझे ये बताएं कि करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स की वर्किंग आपने सही करवा दी, कोई मसला नहीं। बैलेंस शीट में क्या जाएगा, बैलेंस शीट में ROU जाएगा और लीज लाए और प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग कितने पे जाएगी 68.3। करंट में या नॉन करंट में,
नॉन करंट ना, 4 साल बाद ये पेमेंट होनी है। ये तो पेमेंट एक ही दफा होनी है लमसम, और वो कितने साल बाद होनी है? 4 साल बाद होनी है। तो बस वो डेफर्ड टैक्स में जरा याद रखिएगा, इसकी टैक्स बेस कितनी होगी? 0। तो यार ये चीज आप कर सकते थे, 80-90% तो आप लोगों ने भी सही बता दी है, तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं कि IAS 12 और IAS 16 में तो क्या जाए, तो ये तो वो तो ओके। नेक्स्ट, अब इसकी बैलेंस शीट घर जाके बना लीजिएगा। अब मुझे किसका सवाल करवा दें? लेसर का। पॉज कर दो। ओके भाई, लेसर के लिए तो जो GRV गिवन है वही GRV है, जो UGRV गिवन है वही UGRV है, तो इसलिए लेसर की तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर मेरी बात सुने, लेसर के लिए तो जो GRV है वही GRV है, और जो UGRV है, एक मिनट मेरी बात सुने, लेसर के लिए जो लेसर के लिए जो GRV है वही GRV है, और जो UGRV है वही UGRV है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सवाल कह दे द GRV एज पर एग्रीमेंट इज 20, however lesser thinks that residual value is 50, तो 50 में से 20 गारंटी हो गई, तो फिर 30 अनगारंटीड। लेकिन स्टिल इट नीड्स रिवीजन। मुझे याद कराइएगा, लेसर के लिए लंबी डिस्कशन थी, कई दफा लेसी उसको गारंटी करा होता था, कई दफा लेसी के एसोसिएट गारंटी करा होता था। अच्छा, अब लेसर का सवाल तो आसान है, इसमें कोई टेंशन नहीं। अच्छा, वर्किंग नंबर 4, लेसर का सवाल कैसे शुरू करूं भाई? लेसर का सवाल GI से। जी बिल्कुल, बहुत जबरदस्त बात जवाब दिया। और कोई जवाब दे? NI से बहुत जबरदस्त जवाब दिया। और कोई जवाब दे? हाथ खड़ा करके जवाब दे। कोई माई का लाल जवाब दे दे। सवाल यह है कि लेसर का सवाल कैसे शुरू करूं? ऑपरेटिंग या फाइनेंस? किसने कहा है? बताया, हाथ खड़ा करें। ठीक है, अच्छा जी, ले फाइनेंस या ऑपरेटिंग, स्टॉक की नए पीछे उसके मुताबिक ही करें हैं। चलो ठीक है, रखो। अच्छा जी, बहुत सवाल पूछे जाएंगे आज इंशाल्लाह। वर्किंग फॉर शुरू करने से पहले ये टेस्ट करें कि लीज फाइनेंस है, या उससे पहले कुछ टेस्ट करना होता है या नहीं? हाथ खड़ा करके बता दें। अब माशाल्लाह, उससे पहले ये देखना होता है कि लीज इज ए लीज और इज। अच्छा, ऐसा तो नहीं कहीं लिखा हुआ कि लेसर इस एसेट को बदल सकता है, कोई और एसेट दे सकता है, या एसेट तो लेसी के पास है लेकिन डायरेक्शंस यूज की लेसर के पास हैं? ऐसी लाइनें लिखी हो तो देखना पड़ेगा लीज इज ए और इज नॉट अ लीज। लेकिन फिलहाल फाइनेंस और ऑपरेटिंग का टेस्ट लगाना पड़ेगा, उसी पे गुजारा चल जाएगा। मेरे ख्याल से आपने कोई पीवी ऑफ एलपी कट के रखी हुई है, और वो इम्प्लिसिट रेट वाली ही है, तो पीवी ऑफ एलपी को फेयर वैल्यू पे डिवाइड कर दें। पिछले सवाल पीवी ऑफ एलपी कट के रखी हुई है, पीवी ऑफ एलपी बताएं कितनी है पिछले लेसी वाले सवाल में? 640। उसको डिवाइड करें फेयर वैल्यू पे, वो तो 100% से भी ज्यादा आ रहा है। पता नहीं लेसर जान ले रहे हैं इसकी, 100% से भी ज्यादा आ रहा है। तो ठीक है, लीज इज आ लीज इज आ लीज। लो जी, कर लो, वापस लो यार। ये वाला प्रोग्राम भी करो यार, नेगेटिव मार्किंग। अच्छा, तो लीज इज ए लीज और इज नॉट अ लीज नहीं, लीज इज अ फाइनेंस लीज। लीज टर्म नहीं, लीज टर्म गिवन है, यूजफुल लाइफ गिवन नहीं है, इसलिए वो पता नहीं चल सकता। लेकिन एक टेस्ट तो लग सकता है, पीवी डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू इज ग्रेटर देन 100%। 90% से भी ग्रेटर हो जाता तो चल जाता काम। जी बोलें। अब सवाल तो लेसर का है और फाइनेंस लीज का, तो कहां से शुरू करें? GI से। GI में क्या होता है? अगर देख के बोलना है आप लोगों ने। एक्सेलेंट। LP प्लस UGRV, बट LP मींस डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस। जी बोले। LP प्लस UGRV।
डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी। टोटल करने की जरूरत नहीं, नोट तो नहीं बनाना, अन इंटरेस्ट नहीं चाहिए, तो टोटल करने कर लें। एनआई 191 इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट, प्यार से क्या करें, इस तरह क्या करें, छोटे कैलकुलेशन कर। 665। माय डियर, असल में ना इस चीज की रिवीजन करानी थी भाई, इधर लाओ। एसेट खरीदा है 6,25,000 का, एलआर बुक करेंगे एनआई पर, एसेट को क्रेडिट करेंगे 625 से, और लेसर की आईडीसी इधर डालेंगे। इसमें कुछ भी बैलेंसिंग नहीं आना, अनलेस के एग्जाम में फेयर वैल्यू मिसिंग कर दे, वो बैलेंसिंग निकाल लें, वो और बात है। इस एंट्री में कुछ भी बैलेंसिंग नहीं आना। ये तीनों फिगर्स आमतौर पे सवाल में गिवन होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मिसिंग हो सकती है, तो इनमें से कोई मिसिंग हो सकती है, वो फिर ये एंट्री करके आप लोग लिख लीजिएगा। असल में लेसर की कोशिश होती है कि एसेट की प्राइस और लॉयर की फीस पीवी की मद में उससे ले ले, बाकी फिर ऊपर की जो इंटरेस्ट इनकम है पीवी की मद में उससे ले ले। जी बोले, एसेट के खरीदने की तारीख नहीं बताई हुई, लेकिन एंट्री फिर भी करवाएं। एसेट कितने का खरीदा लेसर ने? 600। इस एंट्री को लिख के मैं काट रहा हूं क्योंकि एसेट के खरीदने की डेट नहीं बताई हुई। फिलहाल कर लें आप। अब एसेट किससे क्रेडिट करें? बिकॉज it is in the definition of finance lease is this, that significant risk and rewards are transferred to lessee. That's why it is a finance lease. However, if significant risk and rewards are retained by lessor, then it is operating lease. ये definition थी finance और operating की। Okay. 625। अब ये एंट्री टैली नहीं करी, तो ये देख लें यहां पे जो करना है, आईडी सी। अच्छा चलें आगे। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाएं। जिंदगी में कभी किसी को एहसास दिलाने के लिए स्टेटस ना लगाइएगा। 665। और कोई आपको एहसास दिलाता हो तो उसे म्यूट ना कीजिएगा, जरा देखते रहिएगा, हो सकता है उसमें आपकी तस्वीर हो, इस एंगल से देखते रहिएगा, उसे म्यूट ना कीजिएगा। चलें जी। इंस्टॉलमेंट, मॉडर्न जमाना आ गया ना, चीजें बतानी पड़ती हैं जी। 191। 99 पॉइंट। अच्छा उसको नहीं लेके जाना डी कमीशनिंग को, डी कमीशनिंग लेसी की जिम्मेदारी होती है जी।
ठीक है, बस कोई और सवाल आप करते हैं। समीला, गूगल मैप्स पे देख के बताओ कि अगर मैं इस टाइम कॉलेज से निकलूं तो कितने मिनट लगेंगे घर जाने में? किसमें? वो तो मैंने कहा था डालें एंट्री, वो अब आप लोगों ने मुझे बताना था ना। 40 तो मैंने कहा था, लिखना भूल गया। कोई अच्छा बच्चा खड़ा हो जाए और कहे आज मैं जवाब दूंगा। अब किसी को मौका दो भाई, फिर खड़े होने लगे थे। वेल डन, गिव हिम। अगेन खड़े होने लगे। और जी, और कोई खड़ा हो जाए, हाथ खड़े कर दें। एनीवन, हाथ खड़े कर दें। पॉज कर दो यार, सोच लेने दो इनको। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि करंट टैक्स की वर्किंग के अंदर क्या जाएगा और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग के अंदर। बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। अच्छा, एक डायग्राम मैंने बनाई थी, वो अब मिल नहीं रही। देखो माय डियर, इधर जल्दी यार, ये पेन शन इधर 2-4 रखा करो ना। अब मरीज का ऑपरेशन शुरू हो गया है और ये पेन नहीं मिल रहे डॉक्टर को। अच्छा जी, टैक्स वाले किसी को याद हो लेसी को क्या कहते हैं और लेसर को क्या कहते हैं? टैक्स वाले लेसर को कहते हैं ये आपका पीपीई है, और आप इस पे रेंट रिसीव्ड इनकम में डालो और टैक्स डिप्रिसिएशन खर्चों में डालो। मैंने ये आपको एक दिन बताया था। और लेसी के एंगल से वो कहते हैं ये आपका एसेट नहीं है, रेंट पेड को खर्चों में डालो। ये कितने लोगों को बात याद है? चलिए लॉजिक पे याद कर लें दोबारा। जब कभी लेसर का सवाल और IAS 12 मिक्स हो जाए तो लेसर टैक्स वालों की नजर में एक ही है, अकाउंटिंग वालों की नजर में दो हैं, फाइनेंस और टैक्स वालों की नजर में एक ही लेसर है। टैक्स वाले लेसर को कहते हैं कि इट इज योर एसेट, बोलें, इट इज योर एसेट, इट इज योर इनकम। ऑब्वियसली इफ इट इज योर एसेट देन इट इज योर डेप्रीसिएशन। तो वो कहते हैं एसेट आपका है, आप इसको घिसाओ और किराया लो। लेकिन लेसी के एंगल से टैक्स वाले क्या कहते हैं? तो इसीलिए थोड़ी देर पहले जो भाई ने खड़े होकर व्हाइट शर्ट वाले ने बताया था कि अकाउंटिंग डेप्शन इंटरेस्ट उल्टा के रेंट माइनस कर दें, इन्होंने ये कहा था रेंट माइनस कर दें। और इन्हीं भाई ने बताया था कि ROU लीज लायबिलिटी की टैक्स बेस जीरो होगी, क्योंकि लेसी के नजर से टैक्स वाले, बोलें जल्दी, लेसी की नजर से टैक्स वाले कोई एसेट वगैरह नहीं मानते इसको। तो टैक्स वालों की अकाउंटिंग बहुत सिंपल है। अब आपके सामने, अब कोई बंदा हाथ खड़ा करके बता दे कि करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स में क्या क्या जाएगा। हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करके बता दे। जल्दी बताएं ना भाई, जल्दी बताएं। जा हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करके। एक्सेलेंट, आपने हाथ खड़ा कर लिया था। और कोई हाथ खड़ा करे भाई। सीधी सी बात है, उधर जो P&L बनेगा उसे उल्टाने और इससे रिकॉर्ड करने, बस। ये परेशान क्यों हो जाते हैं? उधर जो बैलेंस शीट में जाना है उसे कैरिंग अमाउंट में शो करें,
इधर जो बैलेंस शीट में जाने हैं उसे टैक्स बेस में शो करें। अब क्यों परेशान क्यों हो जाते हैं? तो रिलैक्स होकर जरा टिक लगा के मुझे बताएं, अब करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स में क्या जाएगा? जो उधर P&L में चला गया वो उल्टाएंगे और जो ये लोग चाह रहे हैं वो ऐड रिकॉर्ड करेंगे और कैरिंग अमाउंट नजर आएगी और टैक्स बेस भी नजर आएगी, लेकिन देखते हैं किस चीज की। अब करंट टैक्स में मुझे बता दें क्या उल्टाना है? जो एक चीज रिकॉर्ड की हुई है इंटरेस्ट, करंट टैक्स में जाके इंटरेस्ट इनकम उल्टा देंगे। करंट टैक्स में जाके क्या करेंगे? इंटरेस्ट इनकम उल्टा देंगे। अच्छा, दूसरा माइनस क्या करेंगे? टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन और ऐड क्या करेंगे? रेंट रिसीव्ड। कितना रेंट रिसीव्ड है? 191। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया करंट टैक्स। डेफर्ड टैक्स में लीज रिसीवेबल शो होगा, वो फिर उसके लिए अगली लाइन एक बनानी पड़ेगी। ये करंट पोर्शन है, ये नॉन करंट पोर्शन है। बैलेंस शीट में लीज रिसीवेबल शो होगा और उसकी टैक्स बेस 0 होगी, क्योंकि टैक्स वाले लीज रिसीवेबल को नहीं मानते। और पीपी शो होगा कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, पीपी शो होगा कॉस्ट माइनस, और कैरिंग अमाउंट 0 होगी, क्योंकि ये फाइनेंस लीज है, इसमें हमने पीपी को किताबों से कट दिया है, इट इज ऑलरेडी कटेड। और आखिरी बात, आईडीसी के बारे में सवाल बता देगा क्या करना है। अगर आईडीसी को वो कहेगा खर्चे में डाल दो, तो फिर हम क्या करेंगे? हमने तो नहीं खर्चे में डाला हुआ, हमने तो कैपिटलाइज किया हुआ है। आईडीसी को अगर वो कहेगा खर्चे में डाल दो, तो क्या करेंगे? खर्चे में डाल देंगे, खर्चे में डाल देंगे, बस खत्म। आईडीसी को हम खर्चे में डाल देंगे। और अगर सिंपल करंट टैक्स में खर्चे में डाल देंगे, बात खत्म। अगर वो आईडीसी को कह दे कि आईडीसी को कैपिटलाइज कर दो, टैक्स वाले कह दें, फिर क्या करेंगे? फिर 625 जमा 625 जमा 40, 665 का ये एसेट बन जाएगा और इसको डेप्रिशिएट करेंगे, फिर कैपिटलाइज कर देंगे। क्योंकि हमारी नजर में एलआर कोई एसेट नहीं है, हमारी नजर में एसेट है। अगर वो कहेगा आईडीसी को खर्चे में डाल दो, तो हम आईडीसी को करंट टैक्स में जाके लेस कर देंगे। अगर वो कहेगा आईडीसी को खर्चे में ना डालो, तो हम आईडीसी को कैपिटलाइज कर देंगे। कहेगा खर्चे में डालो तो खर्चे में डाल देंगे, कैपिटलाइज करने को कहेगा तो कैपिटलाइज कर देंगे। फिर ऑब्वियसली डेप्रिशिएट भी फिर होगा नेचुरली। डन। तो ये कुछ रिवीजन के लिए आपको सवाल देने हैं। ये कॉन्सेप्ट एक दफा क्लास में कराया हुआ है, लेकिन कराने का मकसद ये है कि मोटी मोटी एडजस्टमेंट तो करनी आनी चाहिए ना। ऐसा ना हो कि ये लेसर का सवाल आए और नीचे टैक्स रेट दिया हो अगली रिक्वायरमेंट के अंदर और उधर आपकी फूकें निकली हो। तो ये डायग्राम मेन है। ओके, हाँ भाई, कितना टाइम लगेगा घर जाने में? आपने बताया नहीं। 20 मिनट्स। तो 4:05 पे अगर मैं निकलूं तो 4:25 तक घर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, 20 मिनट है अल्हम्दुलिल्लाह भाई हमारे पास। अच्छा, सुकून से जाएं, वो सुकून से गूगल मैप्स टाइम देता है। एक मिनट के लिए जरा लेट जाएं, फिर मैं देखूं मैंने क्या क्या करवाना है। मैंने तो आपके लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है, आप लोग टाइम नहीं निकालते। फाइनल अकाउंट्स निकालें उसमें। चलें छोड़ें, आप कंसोलिडेशन निकालें, कंसोलिडेशन निकालें। एक दो एडजस्टमेंट्स रहती हैं उसमें। हमारे मुख्तलिफ जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। एक हमारा जख्म लीज के खाली उसी पे छिड़क देते जख्म,
मुख्तलिफ मुख्तलिफ जख्म निकाल के उन पे नमक छिड़कें, कभी IS-12 का जख्म निकाल के उस पर नमक छिड़कें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मुझे तो लग रहा है मेरी हीलिंग हो रही है। ये नमक छिड़कना तो दिल की तसल्ली। अच्छा, मरहम पट्टी हो रही है। अच्छा, पॉज करो। सब्सिडरी ने अच्छा परफॉर्म किया तो हम तुम्हें पैसे दे देंगे। अगर सब्सिडरी ने अच्छा परफॉर्म ना किया तो फिर हम तुम्हें कम पैसे देंगे या हो सकता है पेमेंट सिरे से ख़त्म ही कर दें। इसका नाम क्या है? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी या कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन पेएबल? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी या कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन पेएबल? कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन पेएबल। ओके, अब माय डियर, आपको पता है कि हर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी में ये ना कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन पेएबल है, इसको रिकॉर्ड करना होता है। ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी नहीं है। ये कॉन्टिंजेंट किस पे है ये भी सुन लें, सब्सिडरी की फ्यूचर पर। ये जज साहब के किस पे IFRS 3 के रूल लगेंगे। अगर ये प्रोबेबल है तब भी रिकॉर्ड करेंगे, अगर ये पॉसिबल है तब भी रिकॉर्ड करेंगे। इसकी जर्नल एंट्री करनी है, क्योंकि ये IS-37 डील नहीं करता इसको IFRS 3 और 10 डील करता है। एक लाइन ढूंढें, रिकॉर्डिंग ऑफ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी तो कंफ्यूजिंग सा लफ्ज है, इसको कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन पेएबल। रिकॉर्डिंग ऑफ कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन पेएबल एट fair value on the date of contingent liability will be recorded as a purchase consideration even if the outflow is not probable, means if possible still we will record। कभी टेस्ट तो नहीं किया है कि अपने ये कॉन्सेप्ट, लेकिन कर तो सकते हैं ना। ओके, नेक्स्ट। तो दिस वाज अ छोटा सा कॉन्सेप्ट एंड डन। तो आज के में उसमें लिखा होगा सबसे पहला चीज कॉन्टिंजेंट, पेज 27, कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन पेएबल, पेज 27। अब दो कॉन्सेप्ट्स हम कोशिश करते हैं, 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, 5-5 मिनट में रिवाइज कर लें। एक कॉन्सेप्ट है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, एक कॉन्सेप्ट है कॉन्टिंजेंट एसेट। व्हाट इज दिस? यू बॉट अ सब्सिडरी, लिखना नहीं, यू बॉट अ सब्सिडरी, और सब्सिडरी ने अपनी किताबों में IS-37 की रोशनी में बताया हुआ है कि मेरे खिलाफ कोर्ट केस हुए हुए हैं, लेकिन मेरे केस हारने का चांस कम है। ये सब्सिडरी की अपनी किताबों में कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज हुई भी है IS-37 की रोशनी में। इसका पेरेंट और सऊदी किंग से ताल्लुक नहीं है, कंसिडरेशन पेएबल है सऊदी किंग को। तो ये जो पेज 27 है, ये आपको पता है जितनी बातें करता है वो PTCL और सऊदी किंग के बारे में कर रहा है। तो जो PTCL ने सऊदी किंग को कभी ना कभी पैसे देने हैं, इसका नाम मैंने क्या रखा है? कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन पेएबल। और जो सब्सिडरी ने लोगों को पैसे देने हैं, इसका नाम कॉन्टिंजेंट
लायबिलिटी, और जो सब्सिडरी ने लोगों से शायद लेने हैं इसका नाम कॉन्टिंजेंट एसेट। अब मैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी और एसेट रिवाइज करने लगा हूं। इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 1, पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 1। और आपको शायद ये बात याद हो, कोई बंदा ये बात मुझे याद करा दे, हाथ खड़ी करके पूरी बात याद करा दे कि IAS 37 में तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के साथ ये करते हैं, लेकिन वर्किंग 1 में ये करते हैं। कोई बंदा हाथ खड़ा करके बता दे भाई। जी लाए हम एक स्टॉक है ना, वेल डन। तो इसका मतलब है मुझे लग रहा है कि थोड़ा पढ़ाया हुआ है। तो उसमें ये बताया था पास्ट पेपर क्वेश्चन 1 में, अभी मैं खोलूंगा तो अच्छा कौन सा है स्टैंडर्ड, नहीं IAS 21 का मैं खोलूंगा ना पास्ट पेपर का क्वेश्चन। आप लोग मत खोलें, आपको शायद याद आ जाए चीज़, वरना फिर कुछ कर लेंगे इसका। ओ ये एंट्रीज भी हुई हैं, पेज 250, रशीद मजे ही मजे। एट डेट ऑफ एक्विजिशन SL कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स वाज इक्वल टू द फेयर वैल्यू। इस एडजस्टमेंट के साथ ये वाली आया करेगी। A contingent liability of 90 million was disclosed in the financial statements of SL। अब IAS 37 की रोशनी में बताएं कैरिंग अमाउंट क्या है, 0, लेकिन इसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 60 मिलियन। इसकी फेयर वैल्यू कितनी, 30 कहां से आ गया, इसकी फेयर वैल्यू कितनी है, उसने डिस्क्लोज किया हुआ है कि शायद 90 देना पड़े, लेकिन मेरे लॉयर का ख्याल है कि 60 देना पड़ेगा। मैंने कहा था चाहे कॉन्टिंजेंट है, कंसोलिडेशन के स्टैंडर्ड में इसको रिकॉर्ड करेंगे, ऐसे ही बताया था। तो वो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज जो सब्सिडरी ने एक्विजिशन डेट पर अगर हम कंसोलिडेशन करने लगे तो उन्हें लेकिन उतनी अमाउंट पे नहीं जिस पे उसने डिस्क्लोज की हुई है। मैं अपने लॉयर से मशवरा लगवाऊंगा, फेयर वैल्यू दे दिया करेगा। इसकी एंट्री किसी को याद हो 0 और 60 के डिफरेंस की? लायबिलिटी 0 पे है ना और फेयर वैल्यू 60 है। एक्सपेंस इन वर्किंग 1 डेबिट। नो, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस एडजस्टमेंट? अभी थोड़ी देर पहले एडजस्टमेंट कोई और थी, वो ये थी कि अगर सब्सिडरी ने अच्छा परफॉर्म किया तो सऊदी किंग मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा। वो तो अलग चीज थी ना। पेज 27, पेज 27 तो आपको पता है किन एडजस्टमेंट्स के लिए है। ये एडजस्टमेंट क्यों है? वो अगर एडजस्टमेंट होती ना, वो यहां होती, द फॉलोइंग कंसिडरेशन रिलेटिंग टू SL स्टिल अनरिकॉर्डेड, वो यहां होती। ये कौन सी एडजस्टमेंट है? सब्सिडरी के अपने एसेट्स लायबिलिटीज में मसला है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो इसमें भाई क्या करना है, अगर सब्सिडरी ने अपनी किताबों में कोई कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी IAS 37 में डिस्क्लोज की हुई है, क्योंकि उसकी नजर में पॉसिबल है, तो चाहे पॉसिबल है मैं कंसोलिडेशन के वक्त उसे रिकॉर्ड करूं, लेकिन अगर बाद में सब्सिडरी खुद रिकॉर्ड कर ले, सब्सिक्वेंट टू एक्विजिशन द लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड, फिर तो ये प्रोविजन बना लिया इसने। तो मैं उसे 60 पे रिकॉर्ड कर चुका था, उसने उसे किस पे रिकॉर्ड कर लिया? तो जो काम सब्सिडरी कर चुके, सॉरी हम कर चुके हैं वर्किंग 1 में, वो सब्सिडरी भी कर ले, तो जितना सब्सिडरी करे उतना उल्टाना है। ये तो अब कंसोलिडेशन की रिवीजन शुरू होगी। मैं तो इतना सा कॉन्सेप्ट रिवाइज कराना चाह रहा था। ये किसकी डिस्कशन होगी? कॉन्टिंजेंट। एक डिस्कशन हमारी पेंडिंग है, कॉन्टिंजेंट एसेट में ये रूल नहीं है, एसेट्स में प्रूडेंस लगानी है। अब हाथ खड़ा करके कंक्लूजन बता दें अगर मेरी बात समझ आ गई है। अगर IAS 37 में सब्सिडरी ने कॉन्टिंजेंट एसेट को डिस्क्लोज किया हुआ है, आगे बोलो, एक्सेलेंट, वर्किंग में कुछ नहीं करना। एक और बाय 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 समीउल्लाह, एक और जाने। अच्छा, तो ये फिर मैं आपको बनाने दूंगा। ये तो पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 1 में है ना, IAS 28, और ये वाला कहां है? पेज नंबर 27। अच्छा, अब मुझे बताएं माय डियर, एक हमारा चौथा कॉन्सेप्ट रह जाएगा सब्सिडरी की रीस्ट्रक्चरिंग, वो इंशाल्लाह फिर कल करेंगे।
बस ये आखिरी बात है आज की। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मंजिल, हिम्मत एंड कोशिश। तो कोशिश और हिम्मत करें तो मंजिल तो नजर आ ही जाती है। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन HL कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट वाज इक्वल टू द वेयर वैल्यू। कंटिंजेंट एसेट ऑफ 50 इज डिस्क्लोज। निकालें पेज नंबर। बच्चे पढ़ लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तामना वाली दुआ, फिर दोबारा इनाम जीत के बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। अच्छा जी, बताएं माय डियर, पेज नंबर 254। A contingent asset of 50 is disclosed in HL financial statement which has an estimated fair value of। चलें जी, जगह निकालें, मुझे नहीं पता कहाँ जगह निकालनी है, जगह निकालें और छोटी सी कैलकुलेशन शो करें। कैरिंग अमाउंट बोलें, कैरिंग अमाउंट जल्दी बताएं, कैरिंग अमाउंट माय डियर, कैरिंग अमाउंट बताएं। 50 वालों, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंटिंजेंट एसेट डिस्क्लोज होता है, रिकॉर्ड नहीं होता। कैरिंग अमाउंट बताएं। ये कैरिंग अमाउंट है, कंटिंजेंट एसेट नहीं है। कैरिंग ऑफ कंटिंजेंट एसेट। हाउएवर हमारे लॉयर ने कहा है कि इसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 15। इसकी नहीं एडजस्टमेंट करनी, ये पास पेपर क्वेश्चन 1 के ऑपोजिट है। कंटिंजेंट एसेट्स की एडजस्टमेंट नहीं करनी। पता नहीं बाद में एसेट मिले या ना मिले, डर ही होता है। तो सब्सिडरी के खिलाफ अगर कंटिंजेंट लायबिलिटीज आ रही हैं तो उसको फेयर वैल्यू पे ले जाएं, और अगर सब्सिडरी को कोई कंटिंजेंट एसेट मिलने का चांस है तो उससे फेयर वैल्यू पे फुल स्टॉप के बाद ही पढ़ लेते हैं। फुल स्टॉप वाली चीज तो वर्किंग 1 में जानी होती है ना, फुल स्टॉप के बाद देखते हैं क्या हुआ। एट ईयर एंड contingent asset is still disclosed in financial statements at 46। ईयर एंड पे अब लॉयर का ख्याल है कि 50 नहीं आएंगे, अब ईयर एंड पे लॉयर का ख्याल है कि 46 आएंगे। क्या करें जी, इसका क्या करें? ये तो एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात उसने बताई है कि ईयर एंड पे लॉयर का ख्याल है 46 आएंगे, तो पढ़ा रहने दें उसकी। पढ़ा भी कहाँ पढ़ा, उसके नोट्स में पढ़ा रहने दें इसको। बैलेंस शीट के मुंह पे तो कम से कम कुछ भी नहीं होगा इसका। तो ये तो फुल स्टॉप के बाद की एडजस्टमेंट है, इसका तो वर्किंग 1 से ताल्लुक ही, नो एडजस्टमेंट इन वर्किंग 1। लेकिन फुल स्टॉप के बाद वाली बात मैं पढ़ लेता हूं। ईयर एंड के बाद कंटिंजेंट एसेट डिस्क्लोज हो गया 46 पे, तो ठीक है, पिछले साल 50 पे डिस्क्लोज हुआ होगा या उस वक्त, और आज 46 पे डिस्क्लोज हुआ है, तो डिस्क्लोज हुए हुए को हुआ रहने दे बस। सब मैं क्या करूं, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एतबार से एरर तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं हुई, तो बस ठीक है, रिलैक्स, इसमें क्या करना है। चलें जी, आखिरी कॉन्सेप्ट कर लें यार इसको साथ ही, प्लान टू रीस्ट्रक्चर। प्लान टू रीस्ट्रक्चर, एक दो लोगों की शक्ल बनी है, जाएं, अल्लाह हाफिज। इसकी डायग्राम दिखा दूं भाई 1 मिनट यार, डायग्राम, फिर डायग्राम अगर बनानी है तो फिर एक और काम कर लें। प्लान टू रीस्ट्रक्चर, ये इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में पढ़ लेंगे। इन चारों में मतलब बता दें, डिफरेंस बता दें। पहली चीज क्या थी, हमने सऊदी किंग को पैसे, और ये क्या था, सब्सिडरी के खिलाफ केस हुए हुए हैं, और ये क्या था, सब्सिडरी ने केस किए हुए हैं। ये वर्किंग 1 में शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम के नीचे जाने वाली एडजस्टमेंट्स हैं, और वो इन्वेस्टमेंट में जाने वाली चीज है वर्किंग 1 में। उसकी एंट्री यही थी ना, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेबल क्रेडिट। ये वर्किंग 1 में शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग के नीचे जाती हैं चीजें, और वो वर्किंग 1 में इन्वेस्टमेंट। और रीस्ट्रक्चरिंग अभी देखेंगे,
कई दफा पेरेंट का प्लान होता है कि सब्सिडरी को मैं क्या करूंगा, और बोले हैं रीस्ट्रक्चर, इसको भी देख लेंगे कभी जी। क्या नहीं आता ना, वर्किंग वन टाइप चीज है, यानी वहां नहीं डालना आता नहीं, वो मेरी बात आपकी ठीक है बिल्कुल। एक ही लिखे थे IS 3 लो कर लो गलते फड़ लो कान। उस दिन एक बच्चे ने तो सही कॉन्सेप्ट की मत मारी, IFRS 1037, तो उधर ही रोने लग गए हम तो। नीम हकीम जाएं भाई, ले जाएं साथ वाले को।